Assalamualaikum students, welcome to another science class in this special edition of teleclass. Students, जैसा कि आपको लास्ट टाइम याद होगा, हमने चैप्टर शुरू किया था फाइबर टू फैब्रिक और इसमें हम बात कर रहे थे कि शीप एज अ वुल एनिमल, इससे हमें वुल मिलता है, शीप से हमें वुल मिलता है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि शीप से हमें दो टाइप ऑफ वुल मिलते हैं, एक हमें फाइन वुल मिलता है और दूसरा हमें कोर्स वुल मिलता है. एक हमें फाइन वुल मिलता है, दूसरा हमें कोर्स वुल मिलता है. हमारे कश्मीर में या इंडिया में बहुत सारी वैरायटीज ऑफ शीप हैं, बहुत सारी स्पीशीज ऑफ शीप हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं. कितनी सारी स्पीशी या कितनी सारी वैरायटीज ऑफ शीप हैं, तो पहले मैं आपको बताती हूं कि जे.एंड.के के अंदर कितने ब्रीड्स ऑफ शीप हैं. तो ये देखिए, ये जे.एंड.के के अंदर कितने सारे ब्रीड्स ऑफ शीप हैं. गढ़ी जो हमें मिलता है किश्तवाड़ और भदरवाह डिस्ट्रिक्ट में, ये भी एक ब्रीड है शीप की. बकरवाल ये हमारे पूरे जे.एंड.के में फैला हुआ है, अलग अलग जगहों पे मिलता है. तीसरा है पुंची जो हमारे पुंछ और राजौरी एरियाज में मिलता है. देन फोर्थ है करनाई या करना भी जिसे कहते हैं, ये हमें करना रीजन में मिलता है. गुरेज ब्रीड हमें ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है, हमारे नॉर्थ कश्मीर का एक एरिया है गुरेज, वहां पे मिलता है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट चंथंगी शीप, ये हमें कहां पे मिलते हैं, ये हमारी पहले तो हमारा ही रीजन हुआ करता था, सिंस वी आर अ यूनियन टेरिटरी, अब ये एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन चुकी है, लद्दाख में मिलते हैं. तो देखिए ये कुछ ब्रीड्स हैं जो आपकी किताब के अंदर भी बॉक्स इंफॉर्मेशन में लिखी है. इनको एग्जाम के लिए याद करना जरूरी नहीं, लेकिन आपको एक नो हाउ जरूर होना चाहिए कि हमारे जे.एंड.के में कौन से शीप हैं. तो ये बात हुई जे.एंड.के की. इसी तरीके से देखिए हमारे इंडिया में कौन सी वैरायटीज ऑफ शीप मिलते हैं. देखिए लोही मिलता है, वन वैरायटी इज वन ब्रीड इज लोही, उससे हमें अच्छा वुल मिलता है, गुड क्वालिटी वुल मिलता है, राजस्थान और पंजाब में मिलता है. फिर दूसरा देखिए रामपुर बुशेर जिसको कहते हैं, इससे हमें ब्राउन फ्लीस मिलती है, ब्राउन कलर का हेयर मिलता है जिसे हम प्रोसेस करके आगे वुल यान बनाते हैं. यूपी और एचपी में यानी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में हमें ये मिलते हैं नाली, इससे वो वूल मिलता है जिससे हम कारपेट बनाते हैं. राजस्थान हरियाणा और पंजाब में मिलता है. बकरवाल इससे हम वूलन शॉल्स बनाते हैं, ये जम्मू और कश्मीर में मिलता है. मारवाड़ी इसका वूल जो होता है फाइन नहीं होता है, कोर्स होता है, थोड़ा खुरदुरा होता है, ये गुजरात में मिलता है. और पटनवाड़ी जिससे हम हौजरी की चीजें बनाते हैं और ये हमें गुजरात में मिलता है. तो ये बात हो गई कुछ ब्रीड्स की शीप की जो कश्मीर में है, जे.एंड.के में है या इंडिया में है. इसी तरीके से मैंने बात की थी कि गोट भी जो है एक वुल एनिमल है, गोट भी एक वुल एनिमल है, वो भी हमें वुल देती है. आपकी किताब में ज्यादा इलाबरेटेड नहीं, थोड़ा सा लिखा है. गोट से भी हमें तरह तरह के वुल मिलते हैं, फाइन वुल भी मिलता है, कोर्स वुल भी मिलता है. और हमारे कश्मीर जे.एंड.के के अंदर बहुत सारे गोट्स, बहुत सारी वेराइटीज ऑफ गोट्स हैं. सबसे पहले है पश्मीना गोट जो कि हमें लद्दाख में मिलती है, और इसके दो है, एक को हम बोलते हैं चंथंगी. दो टाइप्स ऑफ पश्मीना गोट्स होती है. चंथंगी, ये वाली चंथंगी जे.एंड.के में मिलती है, लद्दाख में मिलती है. ऑब्वियसली अब हम ये नहीं कह सकते कि जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में मिलती है चंथंगी. और दूसरा है छेगू जो है हिमाचल प्रदेश में होता है, ये यहां नहीं मिलता है देखने को. लेकिन चंथंगी पश्मीना गोट से हमें पश्मीना मिलता है. पश्मीना बहुत ही फाइन वुल होता है जिससे शॉल्स बनते हैं, और ये शॉल्स काफी सॉफ्ट होते हैं और काफी वार्म भी होते हैं. दूसरा है स्विस एल्पाइन गोट्स, ये हमें मिलते हैं कश्मीर में. और इसी के साथ एक और गोट भी हमें मिलता है, जैसे जखराना गोट्स, ये भी कश्मीर के अंदर ही मिलते हैं. और बेदाल गोट्स ये हमें जम्मू में मिलते हैं. अगेन ये जो मैंने आपको यहाँ पे बना के बताया है, ये आपकी किताब में एक बॉक्स इंफॉर्मेशन के तौर पे है, तो आप इसको वहां से भी देख सकते हैं. इट्स जस्ट अ नो हाउ, ये आपको एग्जाम के लिए याद नहीं करना है, लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए. बिकॉज जब आप कश्मीर की बात करेंगे, अपने एरिया की बात करेंगे और ये चैप्टर पढ़ेंगे, यू शुड नो यहाँ कौन सी ऐसी जानवर हैं, ऐसी वेराइटीज, ऐसी ब्रीड्स हैं शीप की जो मिलती हैं. तो इसी तरीके से मैंने लालमा की बात की थी लास्ट लेक्चर में कि लालमा एक एनिमल है, ये साउथ अमेरिका में मिलता है. ये भी गोट का ये भी हमें वुल देता है. इसी तरीके से कैमल जो है, हालांकि उतना प्रेवलेंट नहीं है कैमल वूल, लेकिन कैमल भी एक एनिमल है जो कि हमें वूल देता है. तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे हमें वुल मिलता है. तो ये तो बात हो गई कि वुल क्या चीज है, किनसे हमें मिलता है.
अब हम बात करेंगे कि वूल की प्रोसेसिंग की, लेकिन वूल की प्रोसेसिंग की बात करने से पहले वूल तो हम तब ले पाएंगे, फ्लीस तो तब हम ले पाएंगे शीप से जब हम शीप को पहले पालेंगे। तो सबसे बहुत जरूरी है रेयरिंग ऑफ शीप। रेयरिंग ऑफ शीप, शीप को पालना, जिसको वूल चाहिए उसको शीप को रेयर करना है। तो रेयरिंग ऑफ शीप मींस शीप को पालना, एक अच्छे स्केल पे पालना, इस तरीके के कि आप इसके हेल्थ का ख्याल रखें, आप इसकी सफाई हाइजीन का ख्याल रखें, तभी जाके आपको अच्छा वूल शीप से मिलेगा, जब आप शीप को अच्छी तरीके से रेयर करेंगे। तो रेयरिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है इसके फूड का ख्याल रखना, इसके फूड का ख्याल रखना कि शीप खाएगा क्या, शीप खाता क्या है इवेंचुअली। ये आपको पता है ये हर्बीवोर है, ये हर्बीवोर है, घास फूसी ज्यादा खाता है, तो शीप के खाने का जो प्रेडोमिनेंट पोर्शन है वो घास ही है। फिर ये क्या खा सकता है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, पल्सेस का मिक्सचर खा सकता है, कॉर्न खा सकता है, ज्वार खा सकता है, ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होते हैं, जब आप सीड्स में से ऑयल निकालते हैं, जब आप सीड्स में से ऑयल निकालते हैं, पीछे जो मटेरियल रह जाता है उसे ऑयल केक्स कहते हैं। तो शीप्स ऑयल केक्स खाते हैं। विंटर में हम क्या शीप्स को देते हैं, यूजुअली विंटर में शीप को इंडोर रखा जाता है, तो उस वक्त ड्राई फॉडर दिया जाता है, पत्ते दिए जाते हैं और ग्रेन्स दिए जाते हैं। तो रेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तब तक आपको अच्छा वूल नहीं मिलेगा जब तक आप शीप को अच्छे से पालोगे नहीं। जब आप शीप को अच्छे से पालोगे तभी आपको एक अच्छा क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वूल मिलेगी। नाउ मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि शीप जो है अलग अलग क्वालिटी ऑफ वूल देते हैं। कोई ब्रीड ऐसी होती है जिनसे जो वूल मिलता है काफी फाइन होता है, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है जिनका वूल कोर्स होता है। हम कभी कभी कपड़ा बना रहे चाहते हैं, इस तरीके का क्लॉथ बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें ऐसा वूल चाहिए जो कि सॉफ्ट होगा। हमें अगर इस तरीके का कपड़ा, एक वुलन क्लॉथ बनाना है, तो हमें ऐसे वूल की जरूरत होगी जो वूल काफी सॉफ्ट होगा। तो सॉफ्ट वूल के लिए हमें वही शीप चुनने चाहिए, उन्हीं शीपों को पालना चाहिए या उन्हीं शीप्स को आगे ब्रीड बढ़ाने का मौका देना चाहिए जिनसे हमें सॉफ्ट वूल मिलेगा। तो जब हम ऐसा करते हैं किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए, किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए, वो क्वालिटी क्या हो सकती है, वो हो सकती है फाइन वूल, फाइन वूल, या बहुत सारी क्वांटिटी, डेंस ग्रोथ, डेंस हेयर ग्रोथ। ये कुछ क्वालिटीज हैं जो हम शीप में प्रमोट करते हैं। हम ऐसे ही शीपों को कभी कभी पालना चाहते हैं जो काफी फाइन वूल दे या जिनकी हेयर ग्रोथ काफी डेंस हो ताकि हमें बहुत सारा वूल मिले। तो हम ये कैसे करते हैं, हम ऐसे ही पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो फाइन वूल देते होंगे, ऐसी ब्रीड्स को सिलेक्ट करते हैं, ऐसी ब्रीड्स के पेरेंट्स को सिलेक्ट करते हैं जो फाइन वूल देते हैं, और इन्हीं को मौका देते हैं ऑफस्प्रिंग्स या बच्चे प्रोड्यूस करने का। जो सिलेक्टेड पेरेंट्स जिनकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होगी जैसे कि फाइन वूल, इन्हीं ब्रीड्स के पेरेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, इन्हीं को मौका देते हैं बच्चे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का, और ताकि उस ऑफस्प्रिंग में वो डिजायर्ड क्वालिटी आए जो आप चाह रहे हैं। जब हम इस तरीके से सिलेक्टिवली शीप को सिलेक्ट करेंगे किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए, उसको कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो किसी स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए पेरेंट्स को सिलेक्ट करना ताकि ऑफस्प्रिंग में कोई खास क्वालिटी आए, तो उसको हम कहेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ शीप। क्या कहेंगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ शीप। तो रेयरिंग और सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ शीप करना जो दो अहम बातें हैं, रेयरिंग ऑफ शीप और सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ये दो अहम चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेगी एक अच्छा वूल फाइबर हासिल करने के लिए। शीपों को अच्छी तरीके से पालना, उनको अच्छा खाना पीना देना, हेल्थ का ख्याल रखना, हाइजीन का ख्याल रखना, और फिर सिलेक्टिव पेरेंट्स को सिलेक्ट करना। दैट मीन्स ऐसी ब्रीड से पेरेंट्स को चुनना जिनमें कोई खास क्वालिटी हो, और उन्हीं को मौका देना ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करने का, ताकि उस ऑफस्प्रिंग में वो डिजायर्ड क्वालिटी आए, जिसे कि हम कहेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्ट पेरेंट्स करना किसी खास क्वालिटी के बेस पे, उन्हीं को मौका देना ऑफस्प्रिंग्स या बच्चे प्रोड्यूस करने का, ताकि उन बच्चों में वो खास स्पेसिफिक क्वालिटी आ जाए जिसकी आपको तलाश है, उसको हम कहेंगे सिलेक्टिव ब्रीडिंग।
तो जब आप वुल के लिए शीप को पाल रहे हैं, इन दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, रेयरिंग ऑफ शीप एंड सिलेक्टिव ब्रीडिंग, ये आपको करनी ही करनी पड़ेगी। और इसके बारे में किताब में लिखा है, प्रोसेसिंग ऑफ वुल से पहले किताब में इन दो चीजों के बारे में लिखा है और काफी जरूरी है दोनों, रेयरिंग ऑफ शीप भी और सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी। जब शीप को अच्छी तरीके से रेयर करा जाता है, किन वालों को जिनको हमने सिलेक्टिवली ब्रीड किया होता है, इनको अच्छी तरीके से रेयर करा जाता है, तब जाके हमें मिलता है इनकी बॉडी पे अच्छा खासा हेयर या फ्लीस, जिससे हमें ऑब्टेन करना है फाइबर, जिसको हमें बदलना है वूल के यार्न में। यानी अब बात होगी, ये तो हमने देख लिया कि फाइबर कहां से आया, अब इस फाइबर को हम कैसे प्रोसेस करेंगे फैब्रिक तक ले जाने के लिए, जिसे हम कहेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वूल। प्रोसेसिंग ऑफ वूल यानी मैं बात कर रही हूं इसकी कि इस फाइबर को, जो मैंने ये वुल से ये एक फाइबर आपको निकाल के दिखाया, इस फाइबर को कैसे पहले शीप के हेयर से निकालेंगे और फिर कैसे इस यार्न में बदलेंगे, उसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वुल, उसको हम कहेंगे प्रोसेसिंग ऑफ वुल। तो बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर का, अगर मैं क्रक्स कहूं वुल वाले पोर्शन में, तो वो यही है, प्रोसेसिंग ऑफ वुल। आप मेरे स्क्रीन पे इस तरफ देख भी सकते हैं, इस टाइम स्क्रीन पे, आपके टीवी स्क्रीन पे इस तरफ से आ रहा होगा कि प्रोसेसिंग ऑफ वुल इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, ये एक स्टेप में नहीं होता है, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। देखिए इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, मैंने जैसा कि लिखा अभी बोर्ड पे भी, ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, बहुत सारी स्टेप्स में होता है। सबसे पहली स्टेप है शेयरिंग, उसके बाद है स्कावरिंग, स्कावरिंग के बाद है सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद है बर पिकिंग, बर पिकिंग के बाद है डाइंग, और डाइंग के बाद हमें मिलता है यार्न। तो आइए एक एक करके हम इन प्रोसेसेस, इन स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहली स्टेप जिसकी मैंने बात की, या जो मैंने अभी आपको चार्ट में दिखाया था, दैट वाज शेयरिंग, दैट वाज शेयरिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर, the process of removing hair from the body of sheep, भेड़ की बॉडी से उसका हेयर रिमूव करना, that is shearing। या टेक्निकल जबान में कहूं, the process of removing fleece, the process of removing fleece, fleece is nothing but hair। हम शीप की बॉडी से कैसे फ्लीस को रिमूव करते हैं, that is shearing। फ्लीस को कैसे रिमूव करते हैं किसकी बॉडी से, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप और एनी वूल एनिमल इज नोन एज शेयरिंग, इज नोन एज शेयरिंग। नाउ शेयरिंग कैसे होती है? शेयरिंग आप मान लीजिए जिस तरह नाई आपके जैसे मशीन से नाई आपके बाल काटता है, या आप देखा होगा आपके पेरेंट्स की दाढ़ी बनाते हुए, बिल्कुल उसी तरीके से शीप को लिया जाता है और बिल्कुल वैसी ही एक मशीन होती है जैसे कि नाई के पास होती है दाढ़ी बनाने के लिए, वैसी ही एक मशीन होती है जिसकी मदद से शीप की बॉडी के ऊपर से उसका फ्लीस रिमूव करा जाता है। लेकिन ये इतना ही नहीं है, इसमें कुछ खास बातें हैं। शेयरिंग सिर्फ समर में हो सकती है, यानी जब बाहर से टेम्परेचर हाई होगा, ताकि जब शीप की बॉडी से उसका हेयर रिमूव कर हो जाए, उसको ठंड ना लगे, वो विथस्टैंड कर पाए ऐसी कंडीशन में। तो इसीलिए समर में बाहर से टेम्परेचर अच्छा होता है, सर्दी होती नहीं। तो बेस्ट टाइम जो शेयरिंग के लिए है, दैट इज विच वन? इट इज समर। नाउ एक सवाल जो आपके दिमाग में आता है, क्या शीप को लगती है जब शेयरिंग करते हैं? तो क्या कभी आपने सुना है आपके फादर को बोलते हुए कि दाढ़ी बनाने से लगती है, या जब आपके बाल काटते हैं आपको लगती है? नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? बिकॉज जब शीप की बॉडी से जो ये फ्लीस रिमूव किया जाता है, इस फ्लीस के साथ इसकी बॉडी से एक पतला लेयर ऑफ स्किन भी उठाया जाता है। तो अगर ये फ्लीस है, सिर्फ इस फ्लीस को नहीं उठाया जाता, इसके साथ इसकी बॉडी से एक पतली लेयर ऑफ स्किन भी उठाई जाती है, और ये लेयर ऑफ स्किन डेड होती है, ये लेयर ऑफ स्किन डेड होती है, और कभी भी डेड स्किन उठाने से लगती नहीं। तो शेयरिंग में शीप का डेड स्किन लेयर उठाया जाता है, दैट्स वाई शीप को लगती नहीं है। नाउ शेयरिंग होती कैसे है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैन्युअली होती है, हाथ से करते हैं मशीनों की मदद से, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, आजकल रोबोटिक आर्म्स बनाई गई हैं जिनको कंप्यूटर की मदद से
ऑपरेट करा जाता है, यानी रोबोटिक आर्म एक मशीन जैसी होती है जिसको कंप्यूटर की मदद से चलाया जाता है और शीप की बॉडी से हेयर को रिमूव करा जाता है। ऑफ कोर्स कुछ इंडियन फर्म्स भी ऐसा करती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। वहां पे तो शीप को हाथ से उठाते भी नहीं है, उनके लिए एक स्टैंड बनाया गया होता है, उस स्टैंड में उसको लगा देते हैं शीप को और फिर ये रोबोटिक आर्म उससे इस फ्लीस को रिमूव करती है। अब इससे भी आगे बात चली है, एक चीज आती है, एक प्रोसेस है जिसको बायोक्लिप कहते हैं। आपकी किताब में नहीं है बट यू शुड नो दिस। बायोक्लिप में शीप की बॉडी के अंदर एक केमिकल को इंजेक्ट किया जाता है और केमिकल इंजेक्ट करने के 4 हफ्ते बाद इसकी बॉडी सरफेस से खुद ये बाल गिर जाते हैं, खुद ये फ्लीस उतर जाती है। वहां पे हाथ से या मैन्युअली इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्लीसिंग के भी तरीके बदल चुके हैं, शेयरिंग के भी तरीके बदल चुके हैं। लेकिन जो आपको याद रखना है, शेयरिंग इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस along with dead skin layer from the body of the sheep। एक शीप से कितना हमें फ्लीस मिलता है? एक शीप से अगर आप पाउंड्स की या केजीज की बात करेंगे, 1.8 टू 2.7 में एक एवरेज की बात कर रही हूं, किलोग्राम्स ऑफ एक शीप से एवरेज पे मैं बात कर रही हूं। आपको मिल सकता है, बहुत सारा भी मिल सकता है, ये ब्रीड्स पे डिपेंड करता है, कुछ ज्यादा देते हैं कुछ कम देते हैं। नाउ सेकंड प्रोसेस इज स्काउरिंग, जो कि आपको मैंने यहां पे भी बताई थी कि शेयरिंग के बाद आती है स्काउरिंग। शेयरिंग के बाद आती है स्काउरिंग। व्हाट इज स्काउरिंग? अगर मैं मोटे लफ्जों में आपको बोलूं, धोना, क्योंकि जो आपको शेयरिंग के बाद वूल मिलता है वो अभी रॉ वूल और ग्रीस्ड वूल होता है। ग्रीस्ड वूल का मतलब है गंदा वूल, अभी इसके साथ इंप्योरिटी होती है, सैंड होती है, डर्ट होता है या किसी किस्म का चिपचिपा मटेरियल जिसे कि हम ग्रीस कहेंगे, ऐसी चीजें इसके साथ होती हैं जिसको हम अभी कहेंगे रॉ वूल। अभी ये पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ होता है। तो शेयरिंग के बाद जो वूल मिलता है उसके साथ एक स्टेप होती है स्काउरिंग। स्काउरिंग में क्या करा जाता है, इस रॉ वूल को बड़े बड़े टैंक्स में सोप्स और गर्म पानी के साथ धोया जाता है। यह भी अगेन मैन्युअली होता है, हाथों से भी कर सकते हैं। आपकी किताब में एक डायग्राम भी है जहां पे आप देख सकते हो कि टैंक में बड़े बड़े डंडे लेके आदमी हिला रहे हैं, वो स्काउरिंग की ही पिक्चर है। मेरे स्क्रीन पे भी इस टाइम पे आ रही होगी कि स्काउरिंग की पिक्चर आप देखिए। इसमें हाथ से भी स्काउरिंग की जाती है, मशीनों से भी स्काउरिंग की जाती है। करते क्या है, सोप से और वार्म वाटर से, सोप से और वार्म वाटर से ये जो रॉ वूल है इसको धोया जाता है, इसको धोया जाता है ताकि इसमें जो भी इंप्यूरिटी है, कंटामिनेंट्स है, वो रिमूव करे जाए। बिकॉज जो भी आपको रॉ वूल मिलता है उसमें 30 से 70%, 30 to 70% कंटामिनेंट्स ही होते हैं, इंप्यूरिटीज ही होती हैं। तो पहले उनको रिमूव करा जाता है, पहले उनको रिमूव करा जाता है। लेकिन टेम्परेचर कितना रखना होता है, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे ऊपर टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। इस प्रोसेस की ब्यूटी क्या है, पानी, सोप और टेम्परेचर, इसका आपको ख्याल रखना है। पानी ना ज्यादा गर्म हो और सोप का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, उतना ही इस्तेमाल करना है जिससे ये ग्रीस, ये डर्ट निकल जाए, वूल की क्वालिटी पे कोई असर ना पड़े। तो इसको बड़ी नजाकत से करना पड़ता है, टेम्परेचर का ख्याल रखना पड़ता है, क्वांटिटी ऑफ सोप का ख्याल रखना पड़ता है। हाँ, कुछ वैरायटी वूल की ऐसी होती है जहां पे कम सोप इस्तेमाल या कम गर्म पानी इस्तेमाल करके ही सारी डर्ट निकल जाती है। ऑफ कोर्स कुछ वूल्स ऐसे होते हैं जिनमें ज्यादा टेम्परेचर करना पड़ता है पानी को और ज्यादा सोप को इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि इतना टेम्परेचर ना बढ़े या इतना सोप इस्तेमाल ना हो कि वूल का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाए। यहां पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, आपकी किताब में नहीं लिखी है, स्काउरिंग से पहले भी कोई और चीज वूल के साथ होती है, उसको कहते हैं स्कर्टिंग। अब आप सोच रहे होंगे स्कर्टिंग क्या है। देखिए, शीप की टांगों पे और पेट पे कभी कभी मैन्यूअर, कभी कभी मैन्यूअर, जैसे हम अनडाइजेस्टेड मटेरियल अपनी बॉडी से पास करते हैं जिसको फीकल मैटर कहते हैं, उसी तरीके से शीप भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल पास करते हैं, मैन्यूअर हम अपनी जबान में इसको कहते हैं। शीप की टांगों पे ये मैन्यूअर होता है और शीप के पेट के एरिया पे ये मैन्यूअर हो सकता है। जो वूल वहां से मिलता है टांगों से और पेट से, उसके ऊपर ये मैन्यूअर होता है। उस मैन्यूअर को भी पहले रिमूव किया जाता है, यानी स्काउरिंग से पहले इस मैन्यूअर को रिमूव, इस गंद को रिमूव किया जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं स्कर्टिंग। तो कभी कभी स्काउरिंग से पहले स्कर्टिंग भी की जाती है, जिधर शीप
के वूल के ऊपर जो भी मैन्योर होगा, इसका अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो लगा होता है टांग वाले रीजन के वूल पे और पेट वाले रीजन के वूल पे, उसको रिमूव किया जाता है। तो ये थी बात स्कावरिंग। स्कावरिंग के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है सॉर्टिंग। स्कावरिंग के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है सॉर्टिंग, जैसे कि आपके स्क्रीन पे भी नजर आपको इस वक्त आ रहा होगा। थर्ड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सॉर्टिंग। देखिए, जब भी हम फ्लीसिंग करते हैं, हम एक बेड की नहीं करते हैं। जो ये प्रोफेशनल सेटअप पे ये वूल ऑब्टेन करते हैं, वहां पे एक साथ 100,000 में भी बेड़ों का फ्लीसिंग की जाती है, शेयरिंग की जाती है, तो बहुत सारा वूल जमा होता है। ये वूल जो होता है, इसकी स्कवरिंग होती है, इसको दो दिया जाता है। लेकिन इसमें आप एक ही किस्म का वूल नहीं होता है, अलग अलग शीप से अलग अलग किस्म का वूल आता है। कोई वूल फाइन होता है, कोई वूल कोर्स होता है, कोई छोटे होते हैं, कुछ लंबे होते हैं। इनको अलग अलग करना पड़ता है, क्योंकि हमने अलग अलग एनिमल्स की फ्लीसिंग की है। तो शीप के वूल को सॉर्ट किया जाता है, शीप के वूल को सॉर्ट किया जाता है। इट इज सॉर्टेड बिकॉज बहुत सारे टाइप्स, बहुत सारी ब्रीड से ये वूल लिया जाता है, तो इसको सॉर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि अलग अलग टाइप को, अलग अलग टाइप ऑफ वूल को अलग अलग कर दिया जाए। फाइन को अलग कर दिया जाए, कोर्स को अलग कर दिया जाए। नाउ अगर आप ये कहेंगे कि अगर हम एक ही शीप का भी वूल जो है लेंगे, उसमें भी फिर अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप ऑफ वूल है। जो इसके साइड्स और शोल्डर्स से वूल मिलेगा, साइड्स और शोल्डर से, वो फाइन होगा। जो इसकी टांगों से आपको वूल मिलेगा, वो कोर्स होगा। तो अगर आप एक शीप से भी वूल लेंगे, उसमें भी सॉर्टिंग की जरूरत होगी, फाइन और कोर्स को अलग करना। और अगर आप डिफरेंट शीप से भी वूल लेके शेयरिंग कर रहे हैं, फिर स्कावरिंग कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग तो तब और भी ज्यादा जरूरी हो जाएगी। सॉर्टिंग में अलग अलग कर दिया जाता है वूल को। आपकी किताब में एक अच्छे से पिक्चर दी है, स्क्रीन पे भी इस वक्त पिक्चर आ रही होगी सॉर्टिंग की। इसको कभी कभी हाथ से भी किया जाता है, मैन्युअली भी किया जाता है, और मशीनों की मदद से भी किया जाता है। देखिए, सॉर्टिंग के बारे में आपकी टेक्स्ट बुक में बॉक्स में एक इंफॉर्मेशन लिखी है, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ऑक्यूपेशनल हैजर्ड का मतलब होता है, अगर किसी इंसान को उसके काम की वजह से कोई बीमारी लग जाए, कोई इंसान किसी फैक्ट्री, किसी जगह पे काम कर रहा है और उस काम की वजह से उसको कोई बीमारी लग जाए, उसको कहेंगे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। जो सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग प्रोसेस के साथ एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड एसोसिएटेड है। जब ये इंसान जो सॉर्टिंग में काम करते हैं, कभी कभी उनकी बॉडी में एक बैक्टीरियम, इसी वूल के साथ वो होता है, एक बैक्टीरियम का इंफेक्शन लगता है, जिसे एंथ्रैक्स कहते हैं। और इस एंथ्रैक्स से उनकी बॉडी में एक खतरनाक किस्म की ब्लड की डिजीज हो सकती है, जिसकी वजह से इंसान मर सकता है। क्योंकि उनके काम की वजह से उनको ये डिजीज लगती है, इसीलिए हम कहते हैं इसको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो सॉर्टिंग के साथ एसोसिएटेड है ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, एक बीमारी जिसको सॉर्टर्स डिजीज भी कहते हैं। इसको हम सॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। और इसमें होता क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बैक्टीरियम एंथ्रैक्स का इंफेक्शन हो जाता है और उस इंफेक्शन की वजह से एक फेटल ब्लड डिजीज हो सकती है। तो जब सॉर्टिंग हो गई, सॉर्टिंग के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आती है बर पिकिंग, बर्स को उठाना। अब आप पूछेंगे कि ये बर क्या होते हैं? बर होते हैं सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स, सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स, फ्लफी फाइबर्स। अगर ये वूल का फाइबर है, इसके ऊपर कुछ और फ्लफी फाइबर्स होते हैं, इसके ऊपर कुछ और फ्लफी फाइबर्स होते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोपिकली इनको देखोगे, माइक्रोस्कोप की मदद से मैग्नीफाइड इमेज देखोगे, ये स्फेयर्स की तरह होते हैं, गोल होता है इनका स्ट्रक्चर। ये फ्लफी स्ट्रक्चर्स, उठे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे आप मान लीजिए ये स्टेम है रोज प्लांट का, इसके ऊपर ऐसे थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं। तो मान लीजिए ये वूल का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर ये बर्स होते हैं। इन बर्स से खुरदुरी, स्क्रैची अपीयरेंस मिलती है वूल्स को। तो इस बर को हटाना पड़ता है, पिक करना पड़ता है, बर्स को रिमूव करा जाता है। किससे? इस वूल के थ्रेड से। ये जो वूल का यान है, आप देखेंगे कभी कभी स्वेटर भी आपकी बुनी हुई होती है, जब इसका फाइबर होता है, ये फाइबर होता है, तो कभी कभी सॉर्टिंग के बाद इसमें कुछ फ्लफी स्ट्रक्चर्स खड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से इसकी अपीयरेंस स्क्रैची हो जाती है। तो उस बर को उठाने की बहुत जरूरत है, वरना क्वालिटी ऑफ द वूल नीचे आ जाएगी।
और भर की इस वक्त स्क्रीन पे भी आपको आ रही होगी इमेज, एक मैग्नीफाइड इमेज। जब आप भर की देखेंगे, एक फ्लफी फाइबर होता है, समवट स्फेरिकल होता है, गोल होता है थोड़ा सा, तो इसको रिमूव करा जाता है वुल के स्ट्रैंड से, वुल के फाइबर से, और फिर से यहाँ पे वुल को, जहां से फाइबर ये बार रिमूव करा गया है, यहाँ पे वुल को धोया जाता है, फिर से यहाँ पे क्या होता है, स्कावरिंग होती है। तो अब ये हो गया कि शेयरिंग भी हो गई, स्कावरिंग भी हो गई, सॉर्टिंग भी हो गई, बर्ड्स को भी रिमूव कर दिया गया। अब बात आती है समवट, अब कुछ वूल का फाइबर तैयार हो गया होता है। अब नेक्स्ट बात आती है डाइंग। देखिए, डाइंग का आप सीधा लफ्जी माने समझते हैं कलर देना। मेरे हाथ में इस वक्त ग्रीन कलर का वुल है, क्या इसका यह मतलब है इसको ग्रीन कलर के शीप से निकाला गया है? या आप ब्राउन कलर की स्वेटर पहनते हैं, वो शीप जरूरी ब्राउन कलर का होगा? या आपने पिंक कलर की स्वेटर डाली है तो वो शीप पिंक कलर का होगा? नहीं, तो कलर्स तो लिमिटेड है फ्लीस के, ब्लैक है, ब्राउन है, व्हाइट या क्रीम होता है। तो वुल के जो हमें कपड़े हैं, जैसे ये कपड़ा देख लीजिए आप इस वक्त, ये तो ब्राउन, ऐसा तो एग्जैक्टली ऐसी फ्लीस तो कहीं पे इस कलर की होगी नहीं। तो क्या करा जाता है, जो ये वूल का फाइबर आता है आपके पास बर्ड पिकिंग के पास, इसको कलर दिया जाता है, डाई दिया जाता है, अलग अलग रंगों में इसको रंग दिया जाता है। फिर इंसान अपनी पसंद, अपनी जरूरत के हिसाब से, ताकि आगे सिलेक्शन हो इस फैब्रिक की, तो अलग अलग डाइज दिए जाते हैं, अलग अलग कलरों में इनको डाई करा जाता है। और डाइंग की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद बारी आती है इस तरीके का एक यान बनाने की। उसके लिए क्या करा जाता है, इनको स्ट्रेच करा जाता है। जो ये फाइबर्स होते हैं, ये कभी ऐसे फोल्डेड होते हैं, इनको स्ट्रेच करा जाता है बड़ी बड़ी मशीनों से, जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंगे की तरह होते हैं, इनको कॉम्ब किया जाता है और स्ट्रेच किया जाता है, और इस तरीके के फाइबर्स, वूलन फाइबर्स तैयार होते हैं। लंबे लंबे फाइबर्स, छोटे छोटे फाइबर्स, जो इसमें लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, उनसे ये यार्न्स बनाए जाते हैं, उनसे ये यार्न्स बनाए जाते हैं, जिन यार्न से हम क्या करते हैं, आगे क्लोथ्स बनाते हैं। और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, क्लोथ्स ऐसे भी बन सकते हैं या ऐसे भी बन सकते हैं वुल से आगे, और जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। उनसे आगे क्या बनते हैं, उनसे रग्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं, बिछालियां बनती हैं। तो अगेन यहां पे भी जो लास्ट का स्टेप है यार्न के रोल करने में, फाइबर को इस यार्न में तब्दील करने में, यहां पे भी पहले एक ख्याल रखा जाता है, जो लंबे फाइबर्स होते हैं उन्हीं को सिर्फ ऐसे यार्न में बदला जाता है, जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं उनको बेच दिया जाता है आगे रग्स बनाने के लिए। तो देखिए, ये कहानी थी किसकी, कि कैसे एक वूल का फाइबर ऑब्टेन होता है और कैसे फिर उस फाइबर को अलग अलग स्टेप्स से डाला जाता है, ताकि उससे एक ऐसा फाइबर बने, प्रोसेस्ड फाइबर बने, जिससे आगे चल के फैब्रिक या क्लॉथ बन पाए। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी देखी कि कैसे फाइबर फैब्रिक में बदलेगा। इस चैप्टर में अभी सिल्क वर्म बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे सेफ, stay home, take care, wash your hands regularly, make use of masks first, don't go outside. If you go outside, make use of masks, and when you come back, please wash your hands with soap and water, and the mantra is stay home, stay safe. So till next lecture, goodbye.